जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं बीपीएससी उत्कर्ष पर। तो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, जब हम बात करते हैं पीसीएस की, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो या अन्य कोई पीसीएस हो भारत के राज्य का, या यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों ये तीनों आपको पता है, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं पीसीएस के या सिविल सेवा के, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी 3 चरणों में कंडक्ट किए जाते हैं। और 3 चरण कौन कौन से हैं तो आपको पता है दोस्तों कि ये 3 चरण होते हैं आपके। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है प्री, एक दोस्तों होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और एक होता है दोस्तों इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। और ये तीनों चरणों से होकर आपको गुजरना पड़ता है। दोस्तों आज हम जिस चरण की बात करने वाले हैं वो है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है आपकी परीक्षा को लेकर और आपके सिलेक्शन को लेकर। ये मेंस ना केवल आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है बल्कि ये आपके रैंक को भी डिसाइड करता है। क्योंकि अगर मेंस अच्छा लिखा है, आपने यदि मेंस में जो पूछा है वो लिखा है, आपने मेंस को बहुत अच्छी तरीके से, और वो अच्छी तरीके से कैसे लिखा जाता है इस पर तो आज हम चर्चा करेंगे ही। तो ऐसे में दोस्तों ये जो सेकंड चरण है या जो मेंस मुख्य परीक्षा है, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण बनती है आपके सिलेक्शन को लेकर या आपके सिलेक्शन के दौरान। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार से कि कैसे मेंस, कैसे उत्तर आप लिखे अच्छा, है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और कुछ सैंपल क्वेश्चंस को हम देखेंगे ताकि आप उसको डील कर सकें। और बाकी आपकी कल से ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू हो ही जाएंगी आपके मेंस को लेकर। तो आप लोगों को ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका भी मिलेगा, आपसे भी चीज़ें पूछी जाएंगी, और उस तरीके से फिर एक फॉर्मेट बनाकर आपको समझाया जाएगा कि कैसे एक उत्तर लिखा जाता है। बाकी आज मैं अपनी ओर से आप लोगों को इस रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से समझाता हूँ कि एक अच्छे उत्तर में, एक अच्छा जो जिसे कहते हैं कि आंसर राइटिंग में क्या क्या होना अनिवार्य है, ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिल सकें या अधिक से अधिक आप मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम उसी चरण की बात करने वाले हैं, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा की, और कैसे आप उस मुख्य परीक्षा में जब भाग लेंगे तो अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं और बेस्ट आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके शिक्षा, जो आपके चेकर हैं वो आपको बहुत अच्छे इसमें अंक प्रदान भी करेंगे यदि आपका उत्तर ऐसा हुआ या आपने इन चीजों को उसमें इन्वॉल्व किया तो ये तो था दोस्तों इसका महत्व कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके तीनों चरणों में बहुत ज्यादा महत्व रखता है आपका मुख्य परीक्षा। क्योंकि अल्टीमेटली जो मुख्य परीक्षा है यही वो परीक्षा है जिसके माध्यम से आप अपना रैंक भी डिसाइड करते हैं कि मेरा रैंक जो है, और मेरा जो 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 चीज मैंने चाही है, या जो मैंने अपने लिए आईएएस सोचा है, आईपीएस सोचा है, या अगर हम बात करें बीपीएससी की तो हमने डीएसपी सोचा है या एसडीएम सोचा है, ये डिसाइड आपने किया है, तो वो भी आपका यही कहीं ना कहीं क्लियर करवाएगा। अगर आपने इसमें अच्छे अंक प्राप्त किए तो आप एसडीएम बनेंगे, अगर आपने थोड़ा सा कमजोर कर दिया तो मामला डीएसपी पर या उसके जो नीचे अधीनस्थ रैंक हैं उन पर जाके अटक सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को। महत्व काफी जरूरी, इसका काफी महत्व है, आपको समझ में आ ही गया है। दोस्तों जब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की या आंसर राइटिंग की, जब हम बात करते हैं मेंस जो आपकी एग्जाम होगा, उसमें ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा जरूरी बनता है आपका जो आंसर राइटिंग है आपने कैसी करी है, किन किन चीजों को आपने उसमें ऐड किया है, क्या क्या चीजें आपने उसमें जोड़ी हैं। तो दोस्तों यहां मैं आपसे बताऊं कि कई बार आपने देखा होगा कि कई छात्र ऐसे होते हैं, हमारे साथ में कई सारे छात्र ऐसे रहे दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जो बहुत एवरेज थे, मतलब बहुत शार्प नहीं थे लेकिन एवरेज थे, और उनका हमने देखा कि उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो गया। उनका सिलेक्शन जल्दी होने का कारण जब हमने पता किया तो हमको समझ में आया कि ये जो था ये लगातार आंसर राइटिंग पर फोकस किए हुए था, ये लगातार उत्तर लेखन किया करते थे दोस्तों। और आपके सामने भी ऐसे कई सारे एग्जांपल होंगे, आपने देखे होंगे अपने आसपास दोस्त वगैरह की, भाई थोड़ा एवरेज है आपसे, आपको लगता होगा कि नहीं मुझसे थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसका जो कारण आप जानेंगे तो वो कारण वही है कि उसका जो उत्तर लेखन थी दोस्तों, उसका जो आंसर राइटिंग था, और उस उत्तर लेखन की जो लगातार प्रैक्टिस उसने करी बहुत लंबे समय तक। क्योंकि अल्टीमेटली छात्र जो है दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ छात्र जो हैं वो प्रीलिम्स पर ही लगे रहते हैं कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें। प्रीलिम्स दोस्तों यकीन मानिए, प्रीलिम्स तो कोई हर्डल है ही नहीं। वास्तविक हर्डल जो होता है वो होता है मेंस। आपकी जितनी भी नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, आप जो एस्पिरेंट हैं या जो आपने पढ़ाई करी है, कोचिंग करी जहां से भी, तो उसका वास्तविक जो एक जहां पर आपको दिखाना है ना ये ज्ञान, वो आपकी मेंस परीक्षा है। और वहां पर अगर आप चूक गए तो दोस्तों यकीन मानिए काफी समस्याएं हो सकती हैं, फिर सिलेक्शन रुकेगा आपका। तो लगातार प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग की लगातार प्रैक्टिस करनी है। लगातार करने से ही एक वो जो कहते हैं सर कि हाउ टू राइट गुड आंसर्स, गुड आंसर में क्या क्या होगा ये तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उस गुड आंसर को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। मेन बात है कि आप उसको लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपके अंदर। उस एक दिन में कम से कम 2 सवाल तो आपको करने ही चाहिए, कम से कम 2 सवाल आपको अभी की अगर हम बात करें तो आप 2 सवालों को कीजिए, लगातार कीजिए, और अंततः आप पाएंगे कि आपके जो शब्द हैं, जिन शब्दों का आप चयन करते हैं, जो आपकी भाषा शैली है, या अगर हम बात करें जो आपके आंसर का जो फ्लो है,
जो लिंक बैठना चाहिए शब्दों के बीच में, या अगर बात करें जो आपकी लाइन्स उनके बीच में जो लिंक बैठना चाहिए, वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नरिश होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद को आपका आंसर जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है दोस्तों? इसके लिए जरूरी है लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहें आप लोग। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस दोस्तों लगातार करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। और यदि आप लगातार करते हैं तो आपका सिलेक्शन औरों की अपेक्षा जल्दी होगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि ऐसे कई सारे एग्जांपल हमने देखे दोस्तों हमारे छात्रों में, जो लगातार प्रैक्टिस करते रहे, लगातार मेंस पर काम करते रहे, और ऐसे कई सारे छात्र जो बहुत शार्प थे, जहां से हमें ये था कि नहीं ये छात्र तो इस बार निकाल ही लेगा, वो वहां अटक गया। लेकिन वो जो छात्र एवरेज था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसको पार कर गया। तो यहां पर बात सीधी सी है, लगातार मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस बनाए रखिए, लगातार करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात, भाई सीधी सी बात है, क्योंकि चेकर के पास आपका नाम नहीं जाता है कि आप क्या नाम है, कहां से हैं, वो सब नहीं जाता है। वो रोल नंबर है केवल आपका। वो आपका जो रोल नंबर है वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही आपके व्यक्तित्व को दिखा रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है। वो जो आपकी उत्तर पुस्तिका है वही वो दिखा रही है। तो वो उत्तर पुस्तिका जितनी प्रभावशाली होगी, उतना ही आपका व्यक्तित्व वहां प्रभावशाली दिखेगा, और उतने ही आप प्रशासक बनने के नजदीक उस व्यक्ति को दिखेंगे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। तो ऐसे में लगातार प्रैक्टिस कीजिए और चीजों को, इसको एक कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं ना, कंटिन्यूटी में चीजों को, मैंने कहा 2 आंसर कम से कम डेली करने हैं आप लोगों को। हालांकि अब तो हम लोग बीपीएससी उत्कर्ष आपके लिए ये चीज लॉन्च ही कर रहा है, लाइव क्लासेस में आपके आंसर राइटिंग हम करवाएंगे ही। तो ऑब्वियसली बात है, आपके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो ही गई है ना, तो परेशान वाली बात नहीं है। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। एक तो मैंने आपसे कह दिया कि उत्तर का महत्व, मुख्य परीक्षा का महत्व, जो आपका उत्तर लेखन है उसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग आपको औरों की अपेक्षा जल्दी प्रशासक बनाएगा, या फिर बहुत जल्दी आप लोग उस मुकाम पे पहुंचेंगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से हो सकता है, या आप शुरुआत भी कर रहे हो, तो भी आप जल्दी पहुंचेंगे औरों की अपेक्षा। दूसरा मैंने कहा लगातार प्रैक्टिस करते रहे आप लोग। तो ये 2 चीजें लगातार कीजिए आप, यकीन मानिए पहले मामला बनेगा। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है वो है कि अच्छा उत्तर लिखें कैसे, हाउ टू राइट गुड आंसर। एक अच्छे उत्तर में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहली बात तो यहां पर कंटेंट होना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर कंटेंट ही नहीं होगा दोस्तों, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इंडियन पॉलिटी में, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इंडियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो यहां से तो ऑब्वियसली बात है सवाल बनेगा ही नहीं। तो पहले तो आपके पास कंटेंट हो, एक अच्छा कंटेंट हो, ऑथेंटिक कंटेंट हो। वो आपके शिक्षक के माध्यम से आपको मिल रहा हो, या वो आप कोई किताब पढ़ रहे हो उसके माध्यम से आप उसका अर्जन कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो कम से कम एक अच्छी किताब आपके पास हो, और शिक्षक हैं दोस्तों तो ऑब्वियस ही बात है उनसे भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए आपके हर विषय को लेकर। तो पहली बात तो कंटेंट को लेकर होगी। रही बात दूसरी दोस्तों, तो दूसरी बात यह है कि आपके पास इतनी क्षमता हो कि आप उस कंटेंट को इंटरलिंक कर सकें। देखिए, जब अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, एग्जांपल में आप देता हूं दोस्तों आपको, अगर मैं आपसे बात करूं इंडियन पॉलिटी की दोस्तों, तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है हमारे इंडियन पॉलिटी में जो इंडिपेंडेंट है, तो ये आपकी गलतफहमी है। कोई भी ऐसा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंटरलिंक्ड। हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं, एक सवाल ही हम देख लेते हैं छोटा सा, इंटरलिंकिंग का मतलब समझ जाएंगे आप लोग। जैसे आपने दोस्तों संसदीय व्यवस्था को, हो सकता है संविधान के स्रोत में पढ़ा हो कि ब्रिटेन से लिया है, तो संसदीय व्यवस्था को आपने पढ़ा, कंपेयर किया होगा अध्यक्षात्मक के साथ में कि क्या क्या फीचर्स होते हैं संसदीय के, क्या क्या अध्यक्षात्मक के होते हैं, कंपेयर कर लिया होगा आप लोगों ने। फिर संसदीय के क्या एक तरीके से उसमें एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, सेम टाइम पर आपने उसको कंपेयर किया होगा अध्यक्षात्मक के साथ में, और उसके क्या लाभ हैं, उसकी क्या हानियां हैं, उस तरीके से। अब दोस्तों यही संसद, आप लगातार आगे जब बढ़ेंगे तब लगातार आपको ये टर्म देखते मिलते रहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो सवाल काफी बार पूछा भी गया है, तो इसमें आपके एक टॉपिक से काम नहीं चलेगा, आपने लगातार कई टॉपिक पढ़े होंगे और वहां से आप चीजों को निकाल कर लाएंगे, उस आंसर को तैयार करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं दोस्तों, और क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा, और यूपीपीसीएस ने भी पूछा, और आरपीएससी लगातार ये, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा बेस ही है दोस्तों शासन व्यवस्था की। अगर हम बात करेंगे तो हमारी शासन व्यवस्था के रूप में हमने संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया है। हमारे यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, पता है आप लोगों को, वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और संसदीय सरकार की बात कर सकते हैं आप, है हमारे यहाँ पर। तो इसके बाहर तो जाएगा नहीं मामला।
तो ये डायमेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जहां पर हम कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था, सीधी सी बात है, शुरुआत में ही आप क्या कर देंगे, जहां पर भी हमने कहा संसदीय व्यवस्था दोस्तों, वहां पर क्या होगा, एक बड़ा गोला होगा, एक छोटा गोला होगा। मतलब ये होता है दोस्तों कि विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है, या लेजिस्लेचर में से बनती है एग्जीक्यूटिव। यही है दोस्तों सबसे पहली विशेषता किसकी, संसदीय व्यवस्था की, और कैसे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। कि यहां क्या होता है, यहां पर लेजिस्लेटर में से एग्जीक्यूटिव। और ये सब तो दोस्तों बहुत बेसिक बातें हैं। अभी आपके जो बैच है चाणक्य बैच, अभी शुरू होने वाला 16 अक्टूबर से, बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा। जो भी आप में से नए बिगनर्स हैं, बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। मात्र 3499 इसकी फीस है। नाम है चाणक्य बैच दोस्तों। और यकीन मानिए चंद्रगुप्त बना देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, हर विषय का विशेषज्ञ बनेंगे आप तरीके से। और न केवल विशेषज्ञ बनेंगे बल्कि अपने सिलेक्शन को जल्दी पाएंगे औरों की अपेक्षा। शासन के 3 अंग होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि विधायिका में से ही क्या बनती है, कार्यपालिका। ये संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। मतलब दुनिया में जहां पर भी संसदीय व्यवस्था है वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कैसे, ये उसकी विशेषता है कि विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है संसदीय व्यवस्था में। अब जो सवाल था वो सवाल क्या था, वो सवाल था कि कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। और हमारा जो मूल मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो क्या था, वो था कि हम कैसे चीजों को लिंक करें। हमने पूरी पॉलिटी पढ़ी सर, और पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद मैंने क्या कहा, कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट के बाद एक तो वो कंटेंट ऑथेंटिक हो, उसमें एक फैक्चुअल डाटा भी हो, उसमें कॉन्सेप्चुअल डाटा भी हो। जैसे मैं बताऊंगा आपको अभी इसमें कि कैसे कॉन्सेप्चुअल, कैसे फैक्चुअल। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों यहां पर कि भाई विधायिका में से क्या बनती, कार्यपालिका बनती है। अब यहां पर सवाल है आपके लिए कि कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, या हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लेन, कमेंट। तो कैसे करेंगे आप। तो विधायिका और कार्यपालिका की बात आपने जहां जहां पढ़ी होगी वहां वहां पर आप चीजों को वहां से उठाएंगे, उनको लिंक करेंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं आप लोगों को, यहां पर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल भी काम आएगा आपके, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। तो यहां पर आपने प्रेसिडेंट को छू लिया, देखिए आपने यहां पर किसको छू लिया, आपने यहां पर राष्ट्रपति को छू लिया। राष्ट्रपति के पास गए, वहां से एक आर्टिकल निकाला 75 क्लॉज 3, जो क्या कहता है, जो कहता है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। एक फैक्ट हमको यहां से मिल गया। अब मैंने क्या छुआ, मैंने अभी संसदीय की केवल एक बात आपसे कही कि भाई हमारे यहां पर क्या, एक तो आपने पहली बात कर दी। सवाल याद रखिएगा, सवाल क्या है, कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। तो पहला तो मैंने आपसे कहा कि पहली विशेषता ही यही है, पहली तो विशेषता ही यही है संसदीय व्यवस्था की कि भैया विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। और विधायिका में से कार्यपालिका बनती है तो भाई सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबल होगी किसके प्रति, वो विधायिका के प्रति। अब इसी बात को फिर मैंने फैक्चुअल तरीके से आर्टिकल 75 क्लॉज 3 से उठा लिया कि भैया देखिए आर्टिकल 75 क्लॉज 3 वही बात बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लोकसभा। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए कि था ठीक है, एक तो मामला ये बन गया। तीसरा मामला दोस्तों, अगर हम उठाना चाहें पॉइंट, तो अब आप जा सकते हैं यहां से, कहां पर, आप जाइए संसदीय समितियों के पास। तो समितियों को जब आप पढ़ेंगे, या आपने जब समितियां पढ़ी होंगी दोस्तों, तो आपने देखा होगा वहां पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, या लोक उपक्रम समिति है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी तो सरकार पर नियंत्रण ही करती है। सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन पर कंट्रोल ही तो करती है। अगर मैं आपसे कहूं पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरकार पर नियंत्रण नहीं करती, करती है बिल्कुल। सरकार ने जो खर्च किए हैं उनके खातों की जांच करना कैग का काम है। कैग रिपोर्ट तैयार करता है, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। जो भाई राष्ट्रपति जो है वो केंद्र की रिपोर्ट को लोकसभा राज्यसभा दोनों के सामने रखवाता है। लोकसभा राज्यसभा में से मिलकर बनती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो उस कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। मतलब अल्टीमेटली वो सरकार के कामों की जांच करती है। तो सरकार के कामों की जांच कहां हो रही है, यही तो हो रही है, लोकसभा राज्यसभा विधायिका। तो यहां पर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डाल देंगे। हमने समितियों से भी एक पॉइंट उठा लिया। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे अभी एक मॉडल आंसर के रूप में आपको समझाना है कि कैसे, मैं कहना चाह रहा हूं कि हाउ टू इंटरलिंक, कैसे हम लिंक बनाएं। कोई भी टॉपिक एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई भी टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा मतलब एक इंडिपेंडेंट नहीं है।
जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने अभी आपसे कहा कि भैया भारत सरकार और राज्य सरकार के खातों की जांच कौन करता है, ऑडिट कौन करता है, कैग करता है। अब कैग क्या करता है, दोनों की, केंद्र की जांच करके, राज्य की जांच करके, केंद्र की जांच सौंप देता है किसको, रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को, और राज्य के खातों की जांच करके सौंप देता है रिपोर्ट राज्यपाल को। अब राष्ट्रपति जो है, अब देखिए कैग से कहां गए, केंद्र सरकार से कैग, कैग से हम पहुंच गए राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है, संसद के दोनों सदनों के सामने, लोकसभा राज्यसभा के सामने। अब हम कहां पहुंच गए, लोकसभा राज्यसभा के पास पहुंच गए। अब लोकसभा राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हम कहां पहुंच गए, समितियों के पास पहुंच गए। तो राष्ट्रपति आपने हो सकता है अलग जगह पढ़ा हो, समितियां आपने हो सकता है अलग जगह पढ़ी हूं, आपने केंद्र और राज्य अलग जगह पढ़े हों, उनके वित्तीय संबंध आपने अलग जगह पढ़े हों। यदि हम बात करें कैग की, तो हो सकता है कैग आपने अलग जगह पढ़ा हो। लेकिन अब देखिए, एक उत्तर तैयार करने के लिए हमने कितनी सारी चीजों को जोड़ दिया। तो ये जुड़े हुए हैं, हमने नहीं जोड़ा है, ये जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ही काम होता है। लेकिन हमने इन चीजों को अलग अलग जगह पर पढ़ा था। लेकिन जब हम उत्तर लेखन करेंगे तो इन चीजों को हमने क्या किया, एक जगह लेकर आ गए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सवाल क्या है, कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। तो एक तो आपने क्या कहा कि साहब विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। दूसरा आपने क्या कहा, यही बात आपने आर्टिकल 75 क्लॉज 3 से बता दिया कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो है वो भी यही बात कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो भाई होगी ही, कह ही दिया है, नहीं होगी तो मामला खराब हो जाएगा, संविधान के बाहर चल जाएगा मामला। तीसरी बात आपने क्या कह दी, समितियों की बात कर दी। चौथी बात आप कैग कह दीजिए। यहां पर कैग भी अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, कैग जो है, जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, वो भी क्या है, वो भी तो सरकार के खातों की जांच कर रहा है। वो भी तो एक तरीके से विधायिका का नियंत्रण है कार्यपालिका पर, कि सरकार जो खर्च कर रही है वो उस हिसाब से करे जिस हिसाब से संविधान ने उसको अनुमति दी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसलिए इस बात को कहा था कि कैग हमारे जो ये पद हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पद है। क्योंकि इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को देखे कि बिना समुचित प्राधिकार के, बिना अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी के, केंद्र और राज्य की जो संचित निधियां हैं उनसे एक पैसा भी बाहर ना निकल पाए। तो जांच कौन करता है, कैग जांच करता है, इस बात की जांच करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, फिर वो आगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वगैरह बनती है सब। तो यहां पर कैग भी क्या है दोस्तों, वित्तीय नियंत्रण तो है। ये विधायिका का कार्यपालिका पर क्या है, एक तरीके से वो फाइनेंशियल कंट्रोल है या फिर वित्तीय नियंत्रण है। तो यहां पर आप इसको मेंशन करेंगे। इसके अलावा और पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें प्रश्नकाल की, शून्यकाल की, ये प्रश्नकाल शून्यकाल क्या है, अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर की या जीरो आवर की, ये सब भी क्या है, ये सब भी तो अल्टीमेटली विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण ही है दोस्तों। ये सब भी तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण ही है। तो यहां पर आप डाल दीजिए भैया आपका प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, प्रश्नकाल या शून्यकाल डाल दीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब आप किसी से प्रश्न पूछोगे तो वो आपके प्रति जवाबदेह है कि मुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा, उस पर दबाव है इस चीज का, तो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं जवाबदेह, आई एम अकाउंटेबल टुवर्ड्स समबडी एंड समबडी इज हुम, लेजिस्लेचर। तो ये भी एक तरीके से विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव, अब आप चले गए रेजोल्यूशंस पर, मोशंस पर। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर विधायिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है और ऐसे में अगर वो पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो सरकार गिर जाती है। तो ऐसे में भी क्या है, विधायिका की प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होगी। A lot of reasons are there, लेकिन हर रीजन आपको अलग अलग जगह मिल रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कितने ही पॉइंट डाल सकते हैं आप। 38 नंबर का सवाल है, पूरा खेलने का मौका आपके पास। तो दोस्तों सवाल क्या था, कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, हाउ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। एक एग्जांपल आपने दे दिया कि साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी एक तरीका है, और भी कई सारे मोशंस हैं। निंदा प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव है, थैंक्स मोशन, भाई मोशन ऑफ थैंक्स है, सेंश्योर मोशन है। इसके अलावा दोस्तों धन विधेयक है। अब ये मान लो धन विधेयक को पारित ही ना करे, मान लो विधायिका धन विधेयक को सरकार लेकर आती है धन विधेयक दोस्तों, सरकार के जो मंत्री हैं वही धन विधेयक लेकर आते हैं। इसलिए आपको पता है कि सारे जो धन विधेयक हैं वो सारे सरकारी विधेयक होते हैं, क्योंकि वो मंत्री ही ला सकते हैं, उन्हें कोई प्राइवेट सदस्य नहीं ला सकता। अब अगर सोचो कि उस धन विधेयक को विधायिका पारित ही ना करे, लोकसभा में पारित ही ना वो बिल, सरकार गिर जाएगी। तो धन विधेयक एक एग्जांपल हो सकता है दोस्तों, धन विधेयक।
कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको? लेकिन ये सब आपको अलग अलग जगह देखने को मिलने वाली है। ये किसी एक टॉपिक में आपने नहीं पढ़ाएगा, ये एक टॉपिक में आप कहीं नहीं पढ़ने वाले हैं, सब टॉपिक आपके अलग अलग हैं। लेकिन मैंने क्या कहा? इंटरलिंकिंग। क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये अपने आप में अलग अलग नहीं है, ये लक्ष्मीकांत में अलग अलग दिए हैं। ये हो सकता है कि आप जहां पढ़ रहे हैं अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पहुंचेंगे उत्तर लेखन पर तो आपको इन चीजों को क्या करना पड़ेगा? इंटरलिंक करना पड़ेगा, चीजों को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, तब दोस्तों आप इसको एंजॉय, इसके बाद अगर आपने इस लेवल पर पढ़ाई करी तो यकीन मानिए आप इसे एंजॉय करेंगे। आपका दिमाग यहां दौड़ेगा, वहां दौड़ेगा, आप चीजों को सोचने का प्रयास करेंगे। यह है उत्तर लेखन, यहीं से आपको कंटेंट मिलता है। तो कंटेंट हो पहला। दूसरा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं तो क्या होना चाहिए? तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, फैक्चुअल डाटा भी हो, इसमें हमने फैक्चुअल भी डाल दिया, इसमें हमने कॉन्सेप्चुअल भी डाल दिया। तीसरा मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? तीसरा मैंने आपको ये बताया कि देखो ये रहे सारे पॉइंट्स, और पॉइंट डालने आप और पॉइंट डाल सकते हैं, बहुत चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं आपस में। तो ये है दोस्तों उत्तर आपका। विधायिका कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, या फिर हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। और ये इनफ हो गया आपके लिए। और भी डालने, और भी डाल सकते हैं पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास, पूरी व्यवस्था इस पर आधारित है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार जो होती है, जो संसदीय सरकार है, ये क्या है? वो हमें एक उत्तरदायी सरकार मिलती है। क्या मिलती है हमें दोस्तों? एक उत्तरदायी सरकार मिलती है। क्या मिलती है? एक उत्तरदायी सरकार मिलती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वी विल गेट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। व्हाई रिस्पॉन्सिबल? दीज आर द रीजंस बिहाइंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं विधायिका के प्रति। एम आई क्लियर दोस्तों? तो यहां पर आपने क्या देखा कि कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। और भी कई सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, आप पूरी पॉलिटी को रिकॉल, अब आपने क्या क्या देखी? आपने लगभग पूरी पॉलिटी रिकॉल करने का प्रयास किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हर सवाल में पूरी पॉलिटी रिकॉल करेंगे, ये गारंटी है मेरी। आप अगर 10 सवाल करेंगे इंडियन पॉलिटी के, आप 10 के 10 सवाल में आप पूरी पॉलिटी को रिकॉल करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर से सवाल आ जाए दोस्तों, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कह रहा हूं आपसे, पूरी पॉलिटी फिर से रिकॉल करेंगे आप लोग। अब आपने यहां कैग भी उठा लिया, राष्ट्रपति देख लिया, समितियां देख लिया, प्रस्ताव देख लिए, आपने क्या छोड़ा यहां पर? सब चीजें आपने जोड़ ली। अब इस अभी प्रस्ताव भी आ गया, यहां पर हर चीज आपने जोड़ के देख ली। धन विधेयक भी आ गया है, इसके बाद तुम्हारा वो धन्यवाद प्रस्ताव, सब कुछ जोड़ लिया आप लोगों ने। हर टॉपिक को छूकर आप लोग आ गए। ऐसे होगा उत्तर लेखन। और ये केवल इंडियन पॉलिटी के लिए नहीं है, ये आपके हर विषय के लिए है। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब मजा आएगा दोस्तों। जो चेकर है ना दोस्तों, एग्जामिनर है, उसका दिमाग में ना चाहिए क्या छात्र है, मतलब पूरा समेट के रख दिया पूरी पॉलिटी को बच्चे ने। क्या समझ है छात्र की इंडियन पॉलिटी को लेकर, या जो भी विषय आप डील कर रहे हैं उसको लेकर। तो इस तरीके से काम करेंगे दोस्तों। तो ये 3 चीजें आपने देख ली दोस्तों। पहला मैंने आपसे क्या कहा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला मैंने आप लोगों को कहा कि कंटेंट हो। पहले तो कंटेंट, आपने पढ़ाई नहीं है तो फिर क्या जोड़ेंगे आप लोग दोस्तों? पढ़ाई नहीं है तो कहां से जोड़ोगे? कहीं से नहीं जोड़ पाओगे। तो पहले तो कंटेंट हो, और कंटेंट कब होगा? जब पढ़ोगे। मैंने अभी आपसे कहा, अगर आप फ्रेशर हैं या अगर आपने पहले कहीं पढ़ा भी है तो आप अभी एक बार जुड़ के देखिए चाणक्य बैच से। चाणक्य बैच 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है आप लोगों का। आज 12 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर से मंडे से शुरू हो रहा है आपका बैच। और 16 अक्टूबर दोस्तों पहली क्लास, 3 क्लास डेमो है, फ्री है। आइए देखिए और आराम से उसमें एनरोल कीजिए अपने आप को, और यकीन मानिए आप एंजॉय के साथ में आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके की कक्षाएं आप लोगों को लगातार मिलेंगी, और आपकी मेंस आंसर राइटिंग है, प्रैक्टिस सब करवाया जाएगा आप लोगों को। जुड़िए, एंजॉय करेंगे, मैं कह रहा हूं आप लोगों से। तो पहला कंटेंट हो, दूसरा फैक्चुअल भी हो और कॉन्सेप्चुअल भी हो। तो बता देंगे आप लोग, उसमें आर्टिकल वगैरह डाल दिया तो फैक्चुअल हो गया मामला। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे कहा इंटरलिंक कीजिए चीजों को, और वो चीजें इंटरलिंक हैं ऑलरेडी, हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। किताबों में वो अलग अलग दिया हो सकता है, लेकिन जब आप शिक्षक से पढ़ते हैं तो वो आपको उस तरीके से इंटरलिंक करके ही समझाएगा। एम आई क्लियर? करंट से अपडेट रखिए हमेशा अपना कंटेंट जो है करंट से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको आरक्षण पढ़ा रहा हूं, अगर मैं मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिजर्वेशन, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा, आपने एक नाम सुना होगा, रोहिणी कमीशन जो आया था ओबीसी कैटेगरी को लेकर। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी प्रेसिडेंट के पास है, वो अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, ये करंट अपडेट हो गया आपका। पीछे जो आपने जितने केस स्टडीज किए हैं आर्टिकल 16(4) पर आधारित, आर्टिकल 16(4) में है ना आरक्षण की बात, पता है ना आप लोगों को? और नहीं पता तो मैं आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों को।
जहां पर आप देखते हैं बालाजी बनाम मैसूर राज्य का मामला, फिर इंदिरा साहनी का मामला, या जिसको आप लोग मंडल का मामला कहते हैं, देवदासन का मामला, या अगर हम बात करें आप लोगों का एम नागराज मामला, ईवी चनैया का मामला, एम नागराज का मामला, वीरपाल सिंह चौहान का मामला, और अब हाल फिलहाल में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो रोहिणी का मामला, रोहिणी आयोग का मामला, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट्स। तो करंट से चीजों को अपडेट कीजिए लगातार। आप लगातार देखते हैं कॉलेजियम पर लगातार करंट में कॉलेजियम बना रहता है। कॉलेजियम कब आया था? जो तो बेसिक, तो पहले आप समझिए कि बेसिक बात क्या है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं वो क्या है, कई बार आप उसका अपडेशन देखते हैं, कई बार चीजें अपडेट हो रही होती हैं, और कई बार आप देख रहे होते हैं कि उसके परिणाम क्या है। आप अभी जो देख रहे हैं उसका केवल परिणाम देख रहे होते हैं, रिजल्ट देख रहे हैं आप अभी, लेकिन इसके पीछे के कारण आपके पीछे छुपे हुए हैं। जो आपने विषय पढ़ा हुआ है वो कारण वही थे, अभी केवल आप उसका परिणाम देख रहे हैं। ये कारण नहीं जो हो रहा है, ये तो परिणाम है उसका। तो ऐसे में ऑथेंटिक हो, करंट अपडेटेड हो, और अपडेट कैसे करना है हम समझाएंगे आपको। जगह जितनी चीजें आप पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों में कोई अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे निजता के अधिकार को पुट्टू स्वामी केस 2017 अपडेशन है, या अगर बात करें सबरीमाला केस आर्टिकल 15 से संबंधित, तो इस तरीके से हमने आपको लगातार क्या करना है, अपडेट करके चलना है। सिनॉप्सिस बनाइए, उन सिनॉप्सिस को लगातार उनमें अपडेशन करते रहिए। इस तरीके से दोस्तों फ्रेम करना आपको। तो पहले तो ये सब चीजें जो हैं वो कंटेंट को लेकर हैं आपके, कि पहले तो आप ऐसा सीखें, इन चीजों को आपके उस उत्तर लेखन में करना सीखें। उसमें फिर इंट्रो करना है, मेन बॉडी डालनी है, कंक्लूजन, वो तो एक अगली बात है, लेकिन पहले कंटेंट तो हो, और वो कंटेंट कैसा हो, वो कंटेंट अपडेटेड हो, वो कंटेंट आपस में जुड़ के बन रहा हो, इंटरलिंक हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली है वैसा, लेकिन हमने उसको अलग तरीके से पढ़ा था। अंत में उसको वैसा ही करना पड़ेगा, और फिर आप लिख पाएंगे एक अच्छा उत्तर। तो ये सॉरी, ये सब चीजें जो हैं दोस्तों, ये आप लोगों की एक अच्छे उत्तर में है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है, आपकी जो पूछा गया है ना वो बताना है। ये सब बातें वही हैं, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअलिटी, इंटरलिंकिंग टॉपिक्स, लिंक विद करंट अफेयर एंड ऑल। जो पूछा गया है दोस्तों वही बताना है आपको। मैंने अभी आपसे क्या कहा, हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव, कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो हमने केवल वही बताने का प्रयास किया कि भैया इस तरीके से विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है, और इसी तरीके से हमको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर हमको एक उत्तरदायी सरकार प्राप्त होती है। टू द पॉइंट, जो पूछा है वो बताया है आपने, क्योंकि ये आपके पास समय सीमा है, निश्चित घंटे हैं आपके पास उस पूरे पेपर को डील करने के लिए, निश्चित समय है, निश्चित आपके पास वो कहते हैं कि इतने शब्दों में लिखना है, तो शब्दों की सीमा भी है और समय की सीमा भी है। तो ये नहीं कि सर एक ही जो है, सर मिल गया मेरा सवाल तो मैं बिल्कुल इसी को लिख दूं 1000 वर्ड्स, दूसरे पे नुकसान कर जाओगे, दूसरा नहीं लिख पाओगे। यहां जितना पूछा है, जितना कंटेंट आपके पास, टू द पॉइंट, जो चीज पूछी आपसे वो आपने बता दी, आपने काम कर दिया। अब यहां पर ये नहीं पूछा है कि वाय संसदीय व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था की हानियां हैं या लाभ हैं, वो नहीं पूछ रहा आपसे। ये आपसे पूछ रहा है कैसे संसदीय व्यवस्था कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, तो इसमें उसके लाभ हानियां की नहीं पूछी आपसे। तो इस तरीके से टू द पॉइंट जो पूछा गया है उसी का उत्तर लिखें अपनी ओर से। बिल्कुल यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि जो मन में आ रहा है जो है, बिल्कुल 2 लाइन के बाद बीच में गाना लिख दिया है जो है, तुम जो चले जाओगे तो कैसे मामला बनेगा, वो सब नहीं, ऐसे बनाना है मामला। क्लियर है? तो जो पूछा गया है उसे करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जितने डायमेंशन पूछे गए हैं, एक सवाल में एक डायमेंशन भी हो सकता है, सवाल एक ही डायमेंशन से हो। जैसे यहां पर जो सवाल था ये क्या है, एक पक्षीय है, यहां सीधा पूछ लिया आपसे कि कैसे विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, सीधा सा एक डायमेंशन है, आपने लिख दिया उत्तर उसका। लेकिन सवाल के कई बार 2 पक्ष भी हो सकते हैं, सवाल के 3 पक्ष भी हो सकते हैं। कई बार आप देखते हैं सवाल के 2 पक्ष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं सवाल बताऊं आपको, मैंने शायद से लिखा भी होगा यहां पर कि कैसे आपका संसदीय और अध्यक्षात्मक में क्या न्याय। देखिए एक सवाल देख लेते हैं यहां पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। ये एक पक्ष का सवाल नहीं, 2 पक्षी सवाल है यहां पर। एक तो ये पूछ रहा है आपसे कि भैया ये बताओ कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं।
और फिर उसके आगे बढ़ के दूसरा जो पक्ष है इस सवाल का वो क्या कह रहा है, अब ये बताओ, तुमने ये बता दिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तुम क्या समझते हो, ये मैं आपको कक्षाओं में करवाऊंगा लगातार। और अब आपको ये बताना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं। दो पक्ष का मामला बन गया। तो ये तो बताओ पहले कि क्या है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, तो ये होगी न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहां पर। और स्वतंत्रता क्यों जरूरी है उस पर हम चर्चा आगे देखेंगे, अभी तक आपको समझना है। तो न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, विधायिका कार्यपालिका के प्रभावों से मुक्त रहकर काम कर रही है। अब यह पूछ रहा है आपसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं, तो कई सारे प्रावधान किए हैं, आप उसको बताएंगे इसमें। अगर आप में से जितने सीरियस एस्पिरेंट मुझे सुन रहे होंगे या इस पूरे लेक्चर को देखेंगे तो वो मुझे बताने का प्रयास करेंगे, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत जहां पर भी, और जो नए वाले हैं वो तनाव ना ले, मैं इसको लाइव क्लास में करवाऊंगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ी हुई है मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि आप बताइए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए। कम से कम आप मुझे 5 प्रावधान आपके कमेंट बॉक्स में डाल के बताएंगे, तब मैं ये मानूंगा कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। क्योंकि मेंस तक पहुंचना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि छात्र अपने आप मानसिकता बना के रखता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, प्री प्री प्री, और वो इसीलिए यूट्यूब पर यहां प्री के सवाल वहां प्री के सवाल, वही 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वही सब। नहीं बनेगा मामला इससे दोस्तों, यहां आना ही पड़ेगा। और यहां पहुंच जाओगे उस दिन आप इंजॉय करोगे कि यार वो तो बिल्कुल हल्का मामला है, मेन मामला तो ये है। पूरी बुद्धि का जो है एकदम सब तार खुल जाएगा, तब मजा आएगा। कभी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को यहां से ला रहे हो, कभी वो फैक्ट से ला रहे हो, कभी उस कॉन्सेप्ट को ला रहे हो और एक उत्तर तैयार कर रहे हो, तब मजा आएगा करने में। लगातार प्रैक्टिस करोगे तो मैं कह रहा हूं आपसे अच्छा उत्तर शायद ही किसी का हो। लगातार प्रैक्टिस, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपका उत्तर सबसे अच्छा होगा। अब यहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक पक्ष बता दिया आपने। दूसरा पक्ष कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए, तो 5 प्रावधान आप बता दीजिए मुझे। मैं एक बता देता हूं आप लोगों को, आर्टिकल 121 में आपके एक सहूलियत के लिए एक बता देता हूं। देखिए फैक्ट, आर्टिकल 121, संसद के दोनों सदनों में से किसी में चर्चा नहीं होगी, आचरण इत्यादि। अब तो बता दोगे, 4 तो बता दोगे, या एक और बता दूं? चलो एक और बता देता हूं मैं आप लोगों को। दूसरा पॉइंट देके जाता हूं मैं आप लोगों को, एक और पॉइंट मैं आपको देता हूं कि इनके जो वेतन भत्ते हैं, इनके जो वेतन भत्ते हैं ना, मान ले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं, ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किए गए हैं। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये भी क्या है, ये भी एक इंश्योरिटी है। ये भी इंश्योर किया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कि आप काम कीजिए स्वतंत्र होकर, आपके जो वेतन भत्ते हैं उसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। अब वो भारित व्यय क्या होता है, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय कौन से होते हैं, संचित निधि पर भारित व्यय कौन से होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आपके रेगुलर क्लासेस में, क्योंकि थियरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको अभी। 2 प्रकार के चार्जेस हैं, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर्स होते हैं भारत की संचित निधि पे, जिसको आप जानते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से, CFI के नाम से, आर्टिकल 266 में जिसका जिक्र है। तो 2 मैंने बता दिए, अब 3 आप बता दो। 3 तो बता ही दोगे यार, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा बता पाओगे आप लोग। ये सवाल यूपीएससी में पूछा है इस बार, यूपीएससी 2023 मेंस में पूछा है, बहुत हल्का सवाल था। लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती हो, यूपीएससी 2023 मेंस। ये सवाल आप लोगों से पूछ सकता है न्यायपालिका, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कॉलेजियम वगैरह सब करंट में था। तो इस तरीके से चीजों को करना है। अब ये भी मैंने क्या कहा, आर्टिकल 121 संसद को जोड़ दिया मैंने, संसद को जोड़ दिया ना मैंने, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की बात कर दी मैंने यहां पर आपके लिए। अब यहां पर दूसरा मैंने क्या कहा आप लोगों से कि संचित निधि पे, तो आप संचित निधि की बात लेकर आ गए। अब बताइए हम न्यायपालिका पर रहे या हम और टॉपिक्स पे भी पहुंच गए? हम और टॉपिक्स पर भी पहुंच गए, पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि जुड़ा ही वैसे मामला है दोस्तों। इंटरलिंकिंग, लिंक है एक दूसरे से मामला दोस्तों, लिंक है, जुड़े हुए हैं सारे टॉपिक एक दूसरे से। इंडिपेंडेंट कोई टॉपिक है ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। इसमें छोड़ो, तुम्हारे ज्योग्राफी में नहीं है, ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी से अलग नहीं है क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी से अलग नहीं है ओशिनोग्राफी। अगर आपको लगता है कि अलग अलग है तो आपकी गलती है, और अब ऐसे पढ़ना भी नहीं है उसे। जियोमॉर्फोलॉजी का प्रभाव ओशिनोग्राफर पर उस पर भी पड़ेगा और क्लाइमेटोलॉजी पर भी पड़ेगा, तो वो पढ़ना है आपको। इसी तरह इतिहास है, वही सब कंटिन्यूटी में है, एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर उसका कंटिन्यूस आगे गए तो मिडिवल आ गया, फिर मॉडर्न आ गया। कैसे अलग कर लेंगे आप चीजों को? जो ऐसे ये है, तो
इस तरीके से इतने से डायमेंशन को लेके आगे बढ़ना है, और इसलिए जरूरी है आपने पढ़ा हो अच्छी तरीके से। बाकी हम लोग हैं ही आपके लिए, 16 अक्टूबर चाणक्य बैच। तो ये दोस्तों दो डायमेंशन। एक और सवाल देखिए, यहां पर देखिए, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है, पहली बात तो ये पूछिए। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली की ही क्यों अपनाया? What is the difference between parliamentary form of government and presidential form of government? एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष हो गया कि भैया अब ये बताओ, वो बता दिया अंतर क्या है दोनों में, अध्यक्षात्मक में और उसमें क्या अंतर बता दिया। अब आपसे ये पूछ रहे कि भाई ये बताओ कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ही क्यों अपनाया, व्हाई वी हैव एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, व्हाई नॉट प्रेसिडेंशियल, ये पूछ लिया अब आपसे। अब आपको इसका बताना है, तो दो डायमेंशन हो गए यहां पर भी। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है, आपने पहले पढ़ा हुआ मुझसे भी या पढ़ी है पॉलिटी अच्छी तरीके से, तो कम से कम आप क्या करेंगे, इसका भी उत्तर मुझे समराइज फॉर्म में यूट्यूब पर डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यकीन मानिए, मेहनत करने वाला छात्र कभी इन चीजों से घबराता नहीं है कि सर लिखना पड़ेगा और करना पड़ेगा, कुछ नहीं दोस्तों। मेहनत करने वाला छात्र सिर्फ मेहनत करता है, और मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब दोस्तों मेहनती हैं, और आपको आपकी नैया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, वो बोलते हैं नैया को आपके उस पार पहुंचाने की, जिस पार आप जाना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी हमारी है। तो अब आप समझ गए, कंटेंट होना चाहिए, आप समझ गए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, फैक्चुअल डाटा होना चाहिए, सब कुछ चीजें हम ऐड करते चल रहे हैं। आपको पता चल गया कि लिंकिंग बहुत जरूरी है, करंट से अपडेशन बहुत जरूरी है, सिनॉप्सिस बनाने बहुत जरूरी है, साथ में उसको अपडेट करते रहना लगातार। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा जो पूछा है वही बताना है आप लोगों को, अन्यथा में नहीं जाना है मामले में। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे क्या बताया, इसके अलावा मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ हमने आंसर राइटिंग देखी कि किस प्रकार से इंटरलिंक करना है चीजों को। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। लैंग्वेज अच्छी होने का मतलब क्या है, लैंग्वेज अच्छी होने के दो मतलब है दोस्तों। लैंग्वेज अच्छी होने के दो मतलब है, एक तो क्या है, एक तो आपकी भाषा जो आप लिख रहे हैं उत्तर, उसमें क्या हो, फ्लो हो। ये फ्लो बहुत जरूरी है, और ये फ्लो कब आएगा, जब आप चीजों को जोड़ के लिखेंगे। अब लिख रहे हैं यहां पर कुछ और एकदम से पैराग्राफ चेंज करके कोई अलग ही बात कर दी शुरू दोस्तों, तो वहां पर फ्लो टूटेगा। एग्जामिनर उससे क्या चिढ़ता है। एक आप खुद देखिए, कई बार आपने नोटिस किया होगा, कोई किताब होती है, कोई बुक होती है, तो एक बुक आप रीड कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि आगे ये मुझे ये मिलेगा, क्योंकि मैं इस चीज को कंटिन्यूटी में पढ़ रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अब आगे अपेक्षा कर रहा हूं कि ऐसा मुझे मिलेगा। और अगर आपको वैसा नहीं मिलता, तो हम उस किताब को कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं मानते, या वो किताब उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी वो किताब होगी जिसमें हम जो चाह रहे हैं वो चीज आगे मिले हमको। क्योंकि अल्टीमेटली वो किताब ही है जो आप में जिज्ञासा बढ़ाएगी, और वो किताब ही है जो आपकी जिज्ञासा को खत्म भी करेगी, समझाकर उस अगले पैरा पे या अगले पेज पर। ठीक है, ऐसा ही आंसर राइटिंग में है। अब तुम 2-4 लाइन, 5 एक दो पैराग्राफ आपने लिख दिए एक पॉइंट पर, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप, फ्लो है उसमें, और तुरंत तीसरे पैराग्राफ में आपने मामला अलग कर दिया, तो वही बात एग्जामिनर देखेगा, वही फ्लो टूटेगा उसका। जैसे ही फ्लो टूटेगा दोस्तों, मामला खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस बात का बहुत ज्यादा, कि आंसर राइटिंग में फ्लो होना चाहिए, भाषा में फ्लो होना चाहिए, शब्दों में फ्लो हो, लाइन में फ्लो हो, वो एक एक उसको पढ़ता चला जाए, जैसे आप किताब पढ़ते चले जाते हैं। वरना आप खुद नोटिस करना, कभी कोई किताब ऐसी होगी जहां पर एक पेज पे कुछ और अगले पेज पे अलग ही मामला कर दिया, वो किताब आप या तो पढ़ेंगे नहीं, या आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, या रटने का प्रयास करेंगे। रटने का प्रयास करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी नहीं है, सवाल बनना नहीं है, समझोगे नहीं तो सवाल कहां से बनेगा। तो फ्लो बहुत जरूरी है। दूसरा दोस्तों, त्रुटि ना हो, मतलब कोई इसमें ऐसा भाषाओं की अशुद्धता ना हो दोस्तों, है ना, वो छोटा मात्रा, बड़ी मात्रा, का, की, कु, वो सब चीजों पर ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि कम से कम, वैसे तो हो ही ना, लेकिन अगर एक आध तो ठीक है, वो तो लीनियंसी हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा शुद्धता नहीं होनी चाहिए भाषा में। इसका खास प्रयोग करें। इसके अलावा यदि आप किसी आंसर राइटिंग को कर रहे हैं, आप इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं शिक्षक हुई इंडियन पॉलिटी और आईआर का हूं, तो ऑब्वियसली बात उसमें ज्यादा फोकस करता ही दोस्तों। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, मेन अगर हम बात करें जैसे पंचायती राज को लेकर, तो कोई कमेटी है उसने रिकमेंडेशन किया है, आप उसको पुट करें वहां पर, या ऑथेंटिक हो, प्रमाणिक डाटा का प्रयोग करें। मतलब कंक्लूड करूं इसको, इस बात को मैं, तो प्रमाणिक डाटा का प्रयोग करें जो ऑथेंटिक है। जैसे कोई रिपोर्ट है, जैसे आप बलवंत राय मेहता की बात कर रहे हैं, जैसे आप अशोक मेहता की बात कर रहे हैं, तो अशोक मेहता ने बात करी है कि द्विस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, ये अशोक मेहता साहब ने कहा था।
या उन्होंने मंडल पंचायत की बात की थी, ये अशोक मेहता साहब ने की थी। तो ये आपने क्या किया, आपने किसी कमिटी जो थी, आपने कोई एक आयोग जो था उसकी रिकमेंडेशंस को लिखा, जो उसने कहा था आपने उसको पुट कर दिया, या कोई समिति आपने उसकी रिपोर्ट को मेंशन किया, जैसे रोहिणी समिति की हो सकता है रिपोर्ट आ जाए आगे सार्वजनिक हो जाए तो उसको आप उसको मेंशन करेंगे। मंडल आयोग की सिफारिशों को आप कोट करते हैं, या अगर हम बात करें इंदिरा साहनी के मामले को आप कोट करते हैं, तो ऐसे में आपने क्या किया, आप उस रिपोर्ट की, आप उस समिति की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, उसमें जो बातें हैं उसको मेंशन कीजिए, सरकारी आयोग ने क्या कहा केंद्र संबंधों को के सुधार को लेकर, राज मन्नार समिति ने क्या कहा। तो फैक्चुअल मतलब प्रमाणिक डाटा के प्रयोग, प्रमाणिक डाटा का प्रयोग करना है, ऑथेंटिक होना चाहिए डाटा, यानी कि कहीं से कुछ भी सुन लिया और लिख के आगे कि नहीं 50% से ज्यादा है या 30% से कम है या 20%, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी शुड बी देयर, आपके आंसर में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इन सब चीजों को जोड़ के लिखते हैं तो फिर आपका वो जो स्टार्टिंग का है, जिसमें आप लोग तो कहते हैं कि सर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो बेस मेन है ही है, वो तो आपके 2 नंबर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन मेन बॉडी में ये सब चीजों को अगर आप ऐड करते हैं तो यकीन मानिए आपसे बेहतर आंसर शायद से ही किसी का होगा। बाकी इन सब की यही बात है दोस्तों, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब यहां पर तो क्योंकि थ्योरेटिकल मामला चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेन बात तो तब होगी जब आप इसको करेंगे, खुद करेंगे। और खुद करेंगे मतलब क्या, अब आपकी कल से क्लास शुरू हो रही है, हम आपके साथ में इसको लगातार करवाएंगे और आप लगातार देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे करके चीजें इंप्रूव हो रही हैं। कल से 13 अक्टूबर से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। रोज शाम 7 बजे आपकी मेंस आंसर राइटिंग की ही क्लास होगी, रोज शाम 7 बजे 7 PM। एक क्वेश्चन भी हो सकता है डेली का, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये तो आपकी रुचि पर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, आप कितना सीखना चाहते हैं। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं इस चीज को लेकर। तो कई बार होता है ना दोस्तों कि स्वतंत्रता सुन के समझ में नहीं आती है ना। अब मैं इतना सब कह गया, अब आप बोलेंगे सर ठीक है अब ये तो करके ही मजा आएगा, तो करके ही मजा आएगा। जैसे स्वतंत्रता सुन के समझ में नहीं आएगी कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता को फील करोगे तब समझ में आएगा। स्वतंत्रता उससे पूछो जो व्यक्ति बंधक है, जो कैदी है, कहीं फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है जो बोलना चाहता है, वहां स्वतंत्रता का मतलब समझ में आएगा। अब यहां मैं कह दूं कि नहीं स्वतंत्रता ऐसी होती है, जैसे एक हम बहुत महान रहे थॉट थिंकर रहे हैं J.S. मिल साहब, उदारवादी चिंतक, बड़े महान बहुत शानदार चिंतक हैं J.S. मिल। स्वतंत्रता उन्होंने समझाई, ऐसे ऐसे स्वतंत्रता होती है। एक महिला थी हन्ना एरेंट, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खोते हुए देखा। अब ज्यादा बेहतर कौन बता पाएगा स्वतंत्रता को, J.S. मिल साहब या फिर हन्ना एरेंट? ऑब्वियसली बात है हन्ना एरेंट। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खोते हुए देखा, हिटलर को उपजते हुए देखा, उठते हुए देखा, अपनी स्वतंत्रता को खोते हुए देखा। तो मतलब कहने का मेरा यही है कि जब आप खुद करेंगे प्रैक्टिस तब इसमें आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। बाकी तो 1000 जगह जाओ, सुनते रहो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक खुद इस पर काम नहीं करोगे। और मैंने कहा कि आपको फिर टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम भी आपके लिए कल से हम शुरू करेंगे। आपके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा मिले, आप खुद चीजों के साथ में आगे बढ़ें, इसलिए इन चीजों को हमने लाइव रखा है। ये सेशन तो रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो सेशंस आपके होंगे मेंस क्लासेस पे, ये सब आपके लिए लाइव होंगे। लाइव में पढ़िए, अपने दिमाग को झकझोर दीजिए, जो कंटेंट पढ़ा है आपने पूरे सब्जेक्ट में, उस पूरे कंटेंट से जो जो चीजें उठ सकती हैं उस सवाल को लेकर, वो सब चीजें एक जगह लाकर रख दीजिए, अपने आप आंसर तैयार हो जाएगा। 10 बार प्रैक्टिस करोगे, 11वीं बार आपका आंसर सबसे बेस्ट होगा उस टॉपिक को लेकर। है क्लियर? तो इसी आशा के साथ में मैं अपने इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, और कल से अपन फिर अपनी लाइव क्लास में मिलेंगे। मेरी बारी शनिवार को है, मतलब कल शुक्रवार, परसों शनिवार, कल आदित्य सर की क्लास होगी, परसों मेरी क्लास होगी। तो इंडियन पॉलिटी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को शाम को 7 बजे इंडियन पॉलिटी का सेशन में लेकर आऊंगा। और फिर मैंने आपसे कहा, मैं कह रहा हूं इंजॉय करोगे, तो इन सेशंस को अटेंड करना ना भूलें। हर टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस होंगे, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे डीपीएसपी हो, चाहे केंद्र संबंध हो, चाहे संसदीय व्यवस्था हो, है ना, चाहे फिर आप लोगों का संघीय व्यवस्था हो, चाहे अगर हम बात करें राज्यपाल की बात करें, राष्ट्रपति, सबकी बात करेंगे हम लोग, और आप ही आंसर देंगे, इतनी मेरी गारंटी है। मैं आपको केवल लिंक करना सिखाऊंगा कि कैसे लिंक करना, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिए। और जो सवाल मैं पूछता हूं आपसे इन कक्षाओं में, मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब इसके उत्तर देते होंगे, क्योंकि मैं आप सबको बहुत सीरियस एस्पिरेंट मान के चल रहा हूं दोस्तों। तो प्लीज इन ऐसे लेक्चर्स का लुत्फ उठाएं, इसको एंजॉय करें, तो साथ में इनके आंसर्स को भी कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलें, ताकि हमको भी लगे कि छात्र सीरियस है और हमारी बातों को उसने गंभीरता से लिया और अपने उत्तर को उसने दिखाया। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना। बाकी मिलते हैं जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस में, शनिवार रात 7 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो दोस्तों, धन्यवाद।